हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग आवर पढ़ाई करें। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर है बोहर मॉडल ऑफ एटम, वो करने वाले हैं। साथ में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी पढ़ेंगे। तो नोटबुक्स निकाल लो, डेट डाल लो, आज की टॉपिक लिखो बोहर मॉडल ऑफ एटम और चलो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके बाद आया था बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके अंदर कई गलतियां थी। जैसे कि जो उन्होंने बोला कि उन्होंने रोटेशन नहीं बताया कि किस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। तो उसके बाद आए हमारे नील बोहर वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज रखी, और अभी तक करंट टाइम तक, यानी कि अभी तक हम नील बोहर की ही पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट और सही नील बोहर की थी। तो पोस्टुलेट्स जो उन्होंने बताए नील बोहर ने अपनी थ्योरी में, वो थे, पहले लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये चार पोस्टुलेट्स थे जो हमें बोहर ने दिए। अब इन चार पोस्टुलेट्स में से मैंने ये दो हाईलाइट इसलिए करें क्योंकि ये दो बातें हम पहले से जानते थे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये भी जानते थे कि तीन पार्टिकल से मिलकर एक एटम बना है। बट जो बोहर ने बात बोली, वो नई बात उसने ये बोली कि हर जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? शेल्स के अंदर डिवाइडेड है, और उस शेल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल और शेल, एक एनर्जी लेवल में या फिर शेल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और दूसरी बात, एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। उन एनर्जी लेवल के अंदर या शेल के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो फिक्स्ड अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रख सकती है। तो एक बात तो उन्होंने और बोली, जो कि उस बात की कॉन्ट्रडिक्शन थी कि जो रदरफोर्ड ने बोली थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो रदरफोर्ड ने बोला था व्हाइल रिवॉल्विंग, अब जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि जब वो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब एनर्जी कोई चीज़ लूज करती है तो उसकी स्पीड कम होती रहती है, और क्योंकि एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे थे तो ये बात गलत हो गई। तो जो बोहर थे उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के अंदर शेल्स में डिवाइडेड है, और उन शेल्स के नाम उन्होंने बोला KLMN शेल्स। KLMN शेल्स के अंदर जो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डले हुए हैं। अब KLMN शेल्स ही क्यों? आप इसे एक एटम मान लीजिए, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये एटम का न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, एक शेल, दो, तीन, और चौथा मान लीजिए, और ये हमारा एटम। तो नए नाम दे दिए KLM और N, ऐसे KLM और N। कुछ नहीं है, बस K इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 4। ये जस्ट नंबर था 1 2 3 4 कहने के लिए उन्होंने KLMN यूज कर लिया, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था KLMN के लिए। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला था 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब इसे कि हमें कैलकुलेट करना है K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। K शेल का नंबर है 1, तो हम N की जगह पे 1 को डालेंगे, 2 ब्रैकेट में N की जगह 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। उसके बाद आती है L का नंबर है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4,
एल शेल के अंदर जो कि सेकंड है उसके अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली एम और एन के लिए भी ऐसा ही प्रोसेस होगा, इसके अंदर आएंगे 18 और इसके अंदर आएंगे 32, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन्स डलने का। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डलते हैं आप वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एटम लेंगे, हम लेते हैं हाइड्रोजन। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आपको पीरियोडिक टेबल वाइज समझाते हैं कि कैसे आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन का जो बनेगा, इस डॉट को हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर आएगा यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के पास ऐसे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है लिथियम। लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि अब के शेल की लिमिटेशन है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम एल शेल को इंट्रोड्यूस करेंगे। एल शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, देखिए 2 डाल दिए, 1 बचा, एल के अंदर डल गया 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डल गए, 1 2 3। वैसे ही अब कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी एटम ले लीजिए, उसके आपको बस एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 20 30 40 50, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, बस आपको कुछ नहीं करना। के शेल के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और फिर एन के अंदर 32। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स है उसके दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन और किस पोजीशन में आएंगे। तो अगली चीज जो आती है वो आती है एटॉमिक नंबर, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं या क्या होता है। तो एक सरल सा तरीका है। जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। और जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, या फिर इसको आप मास नंबर कह लीजिए, एटॉमिक मास नंबर एक ही चीज है, उसको हम डिनोट करते हैं A से। तो और एलिमेंट जो भी हमने लिया उसको हम डिनोट करते हैं X से। तो अगर आपके साथ आपको कभी भी लिखा हुआ ऐसे आता है X, और X मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, X है यहाँ पे एलिमेंट, ऊपर आता है A इज इक्वल टू मास नंबर और Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ओके, तो जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। और जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे उनका सम करके जो है हमारा आता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो हर एलिमेंट का अलग होता है, हर एलिमेंट का अलग होता है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो अब हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई अलग एलिमेंट माने सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। किसका होगा, सिर्फ हाइड्रोजन का। लेकिन अब यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जो कि है आइसोटोप्स। तो अब हम जान लेते हैं पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। अब जो हाइड्रोजन है ना इसके 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसके अंदर क्या है देखिए, 1 1 H 1 2 H 1 3। इसके अंदर जैसा आप देख सकते हो
हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर में फर्क है। ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हाइड्रोजन हमारे पास ये वाला होता है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर के अंदर। तो आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं? एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स की डिफाइन है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। देखिए एटॉमिक नंबर सबके सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे आगे क्लोरीन के भी होते हैं आइसोटोप्स। क्लोरीन के मैं बताता हूँ, क्लोरीन के आइसोटोप्स है। कार्बन के भी आइसोटोप्स है। कार्बन के आपको शायद बताया था, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में फर्क कुछ भी नहीं है दोनों C6, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है बट मास नंबर में फर्क है। इसका है 12 और इसका है 14। ये है कार्बन 12 का, ये आइसोटोप्स है। और क्लोरीन के भी आते हैं 17, 35, 17, 37, ये इन मास नंबर में फर्क। और आइसोटोप्स जो है इनकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। एप्लीकेशन माने ये इनका यूजेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही एक एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो उसके जो आइसोटोप्स हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं, और कुछ जो हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में काम आते हैं, कुछ जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आते हैं। जैसे कि मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहली, तो जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आते हैं एज अ फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास आइसोटोप्स। अब क्योंकि आइसोटोप्स हैं टोप टोप टोप, एटॉमिक टोप एटॉमिक टोप, मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किया था कि जो आइसोटोप होते हैं वो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, उसका मैंने क्या ट्रिक लगाई थी कि जो T है, T एटॉमिक और इसमें T कॉमन है तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। बस ये ऐसे ही है एक तरीके से याद करने के लिए, बट इसका कुछ लिंक नहीं है। इसे मैंने अपने टाइम ऐसे याद किया था कि T फॉर टोप एंड T फॉर एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोबार्स। अब आइसोबार क्या चीज है? जैसे कि आइसोटोप्स है ना, वैसे ही आइसोबार है। आइसोबार आपको समझ आ जाएगा अगर मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं। जैसे कि ये तो आर्गन 40 तो आइसोबार आर बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसमें उसमें फर्क क्या है? उसमें सेम एलिमेंट थे, उसमें सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर थे। इसमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, या एटॉमिक मास। उसमें क्या था? सेम एलिमेंट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सेम था, सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये फर्क है आइसोटोप्स और आइसोबार के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक जो मेन चीज आती है वो है वैलेंसी वाला, कि वैलेंसी है। अब सबसे मेन टॉपिक जो है हमारा वैलेंसी का ही है कि वैलेंसी आखिर में चीज क्या है। तो देखिए जो मेन यूज है वैलेंसी का वो यही है कि वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी
ऑफ एन एटम, या फिर आप इसको कह लीजिए कि हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एटम टू गेट आइडियल और रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने ये देख लिया कि कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। अब सवाल आता है कि उनकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का यूज जो बेसिकली है वो इसी चीज के अंदर है कि हम पता लगा पाए कि क्या ये दोनों एटम आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको लेते हैं हम कि एक एटम बनाते हैं। उसके पहले मैं एटम से पहले आपको बता देता हूं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है ये हमारी नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्या मतलब, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसी रिएक्शन कर रहा है या कैसी रिएक्शन नहीं कर रहा। इनको सिर्फ अपना शांति से रहती हैं, ये किसी को तंग नहीं करती। बाकी सबको धक्का मुक्की करने की लगी रहती है कि मेरे को रिएक्ट करना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि इनके जो एटम्स में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है। हीलियम की है 2, नियॉन की है 2 8, और जो आर्गन है उसकी है 2 8 8। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर क्या प्रोसेस लगेगी, कुछ भी नहीं है। के शेल थी, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसको मिल गए, ये खुश है क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब ये तो है नहीं कि धक्का मुक्की करनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को। इसको कितने चाहिए थे, पहले में 2 चाहिए थे, अगले में 8 चाहिए थे, ये भी खुश है, मौज में है, कह रहा मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आर्गन को मिले 2, फिर मिले 8, फिर मिले एक और 8। अब आप कहोगे कि थर्ड में तो 18 आते हैं, तो ये खुश कैसे है। ये खुश इसलिए है कि जब तक, अब क्योंकि इसके पास 8 है, अब 8 जो है ना, ये आपको आगे जाके समझ आएगा कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो है, हाफ फिल्ड हो गया ना। ये हाफ फिल्ड माने इसकी स्टेबिलिटी होती है, ये +1 क्लास में आएगा स्टेबिलिटी। उसके अंदर क्या होता है कि ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है। स्टेबल माने इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये किसी की रिएक्शन में काम नहीं आएगा। नोबल गैसेस वही होती हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब सोडियम है हमारे पास Na का एटॉमिक नंबर है कितना है, बताओ सोचो। चलो आई गेस सोच लिया होगा, 11। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 2 8 1 KLM। ठीक है, अब आ गया क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना है बताओ, 17। गुड, 17 है। अब इसका 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी बनेगी, 2 8 7 KLM। अब आप ये देखो कि जो सोडियम है उसको नोबल गैस बनने के लिए उसके सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। ठीक है, जो नियॉन है, अब अगर सोडियम को नियॉन जैसा बनना है तो उसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन को नोबल गैस बनना है तो उसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, किसी ऐसे एलिमेंट से मिलना पड़ेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके। अब जो सोडियम है वो दे सकता है और जो क्लोरीन है उसके पास कैपेसिटी है, वो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो हमारा, इसीलिए जो हमारा NaCl है वो बनता है। NaCl कैसे बनता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और नोबल गैस बन जाता है, कौन सी वाली, नियॉन वाली। ऐसा हम मानते हैं क्योंकि उसको नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करनी है। वो रहा सोडियम ही, वो नियॉन नहीं बन गया उसके बाद, बट वैसी स्टेट में आ गया वो। कैसी स्टेट में, क्योंकि इसके पास भी 2 8 था, इसके पास भी 2 8 हो गया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, किसको दे दिया, इसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। क्या हुआ, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था,
तो Cl ने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर ले लिया उससे, उसने उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये ऐसे हो गया। Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस का भी आपको कोई यूज नहीं है, बट पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था बॉन्ड बन रहे हैं, चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो वो यही थे। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आपसे कोई आपसे पैसे लेता है, आपने किसी को पैसे दिए तो उसके ऊपर उधारी होगी, इसलिए मान लीजिए आएगा नेगेटिव चार्ज। आपने किसी से पैसे लिए तो आपके ऊपर नेगेटिव, आपको भी ये है कि वापस करना है, वापस करना है। आपने उसको दे दिए तो आप संतुष्ट रह सकते हो कि मेरे को तो लेने हैं, मेरे पास तो पैसे हैं, मैंने तो लेने हैं, तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही जो भी कोई रिएक्शन बनती है, कोई भी कंपाउंड बनता है, कैसा भी कंपाउंड बनता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल। अब जैसे कि आपको ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रही होगी है फिगर के अंदर, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, लिथियम की 2,1, बेरिलियम की 2,2, उसके बाद बोरॉन 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, जैसे जैसे होगी जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वैसे वैसे ही वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं लास्ट नेक्स्ट शेल के अंदर। फिर हमारे पास नियॉन आया, नियॉन के अंदर 2,8, उसके बाद कौन आया, सोडियम 2,8,1, उसके बाद मैग्नीशियम 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3, फिर 2,8,4, ऐसे चलती रहेगी। और लास्ट में देखिए पोटेशियम और कैल्शियम 2,8,8,1 और 2,8,8,2। अब सवाल ये उठता है कि 2,8,8,1 और 2,8,8,2 क्यों हुए? वो 2,8 जो था वो वहां पे जाके ऐड हो जाता, 2,8,8,9 हो जाते, और 2,8,8,10 क्यों नहीं हुए? तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2, इस 2 और पोटेशियम 19,2,8,8,1। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन अगर मैं अभी आपको समझा दूं, वैसे समझ मुझे लगता नहीं आ पाएगा, बट मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, इसमें एक बंदा रह रहा है, इसमें भी एक बंदा रह रहा है, इसमें भी एक बंदा रह रहा है, इसमें भी एक बंदा रह रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आता है लड़ने के लिए, ठीक है, तो ये दो साथ में लड़ सकते हैं, ये दो साथ में लड़ सकते हैं, ठीक है। इवन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। ये वैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, वो अलग नहीं अकेले नहीं रह सकते, अकेले रहते हैं तो वो कमजोर होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहेंगे। अब मान लीजिए ये हो गया हाफ फील्ड माने जैसे कि 8 है, 8 हो गया, 8 होता है हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होती है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाफ फील्ड होती है 8, तो 8 के बाद अब ये 18 तब बनेगा जब इसके पास 18 डायरेक्ट 18 बनने जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये नहीं कि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन 8 के साथ जुड़ जाएंगे और वो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये 8 तब 18 बनेगा जब 10 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो यहां से इस शेल में से उठ के, जैसे कि n हो गया, n शेल से उठ के जो इलेक्ट्रॉन है वापस 8 में चले जाएंगे। कब? जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो जाएगा, तब यहाँ 18 हो जाएगा, 218। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे ऐड होगा। इसका रीजन अभी मैंने आपको एक हल्का ऊपर से बता दिया, बट इसका ऐसा ये कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन बहुत अलग है। SPDF ऑर्बिटल होती हैं, SPDF ऑर्बिटल होती हैं, उसके हिसाब से होता है। ये बहुत सारे रूल्स लगते हैं, पॉली एक्सक्लूजन रूल और बहुत सब कुछ लगता है, बहुत कुछ होता है। ये भी थोड़ा बहुत वास्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अब चीज आती है कि वैलेंसी जो है वो मैं कैलकुलेट कैसे करनी है। तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, ठीक है। आपको मान लीजिए एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 11, चलो 11 नहीं, 11 तो हो गया हमारा 14, ठीक है।
इसकी पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी 2, 8 और 4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको सबसे नियरेस्ट नोबल गैस, देखो अभी तो दो ही हैं, दो ही नोबल गैस है हमारे पास, एक है 2, 8 और एक है 2, 8, 8, ये दो हैं। अब ये है, ये वैसे मैं आपको एलिमेंट भी लिख देता हूँ कौन सा है ये सिलिकॉन SI, ठीक है। अब 284 है। अब 284 को कितने इलेक्ट्रॉन गेन यानी कितने इलेक्ट्रॉन ये ले या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करे ताकि ये नोबल गैस बन जाए। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप समझ लेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ज्यादा भारी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपके दोस्त को चाहिए 20 रुपए, तो अब उसको चाहिए सिर्फ 20 रुपए, तो वो आपसे 10 रुपए तो लेगा नहीं, ठीक है ना। उसको तो सिर्फ पूरे के पूरे 20 चाहिए, तो वो सीधा 20 लेगा। वो किसको ढूंढेगा? जिसके पास 20 होंगे। तो अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसके पास बहुत ज़्यादा धारी हो जाएगी, मुझे तो धारी मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे देता है, तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर है 4 इलेक्ट्रॉन देना। अगर किसी को 10 रुपये की आवश्यकता है तो वो 10 रुपये इससे ले सकता है ना। मान लीजिए इसके पास 10 रुपीज़ हैं, इसको चाहिए पैसे, इसके पास 20 रुपीज़ हैं। अगर इसको 10 रुपीज़ चाहिए तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट ये इससे ले लेगा क्योंकि इसके पास भी हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा बजाय किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेने के। अब सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट ढूंढेगा जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड हो। अब ऐसा कौन मिलेगा भाई? सोचो, हैं? सोचो। अभी ढूंढेगा किसी भी ऐसे को जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। उसके बाद अब मान लीजिए अगला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला सल्फर आ गया। चलो सल्फर ले लेते हैं। सल्फर S से सिलिकॉन। सल्फर है हमारे पास जी 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी 286, ठीक है। अब सल्फर है, अब सल्फर को भी बनना है नोबल गैस। सबको बेस्ट बनना होता है ना, सबको फर्स्ट आना होता है क्लास में। नोबल गैस वो बच्चे हैं जो फर्स्ट आते हैं। अब सबको नोबल गैस बनना है, इसको भी नोबल गैस बनना है। तो अब ये क्या करेगा? नोबल गैस के लिए इसको पास क्या है? इसके 288 इसके ज्यादा पास है या 28 इसके ज्यादा पास है? ऑफ कोर्स 288 इसके ज्यादा पास है। सल्फर किसी ऐसे को ढूंढेगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। समझे? नहीं समझे? सल्फर की नंबर है 6, वो किसे ढूंढेगा? ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, ये उसको ढूंढेगा। बेसिकली जो वैलेंसी का फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 286, आप इसको 8 - 6 करेंगे, क्या बना? कितने इलेक्ट्रॉन बने? अगर जो वैल्यू है वो आती है 4 से बड़ी, अगर जो वैल्यू x मान लीजिए, x अगर आया 4 से ग्रेटर माइनस करने के बाद, तो x कितना आया है 2, 4 से लेस आया, ठीक है। अगर x आता है 4 से ग्रेटर माने x आ गया मान लीजिए 5, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 5 कुछ भी, मतलब 5 मान लीजिए, x आ गया 5, ठीक है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? लूज करेगा। लूज कैसे करेगा? मतलब कि देखिए, एक हो गया हमारे पास सोडियम की बनती है 281 और क्लोरीन की बनती है Na, क्लोरीन की बनती है 287, ठीक है। तो अगर हम इसको 8 - 1 करेंगे, क्या आया आंसर? 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 इसको करेंगे 8 - 7 करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन 4, तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ठीक है।
तो अब माइनस करके 7 से 4 से ग्रेटर आया, 7 ग्रेटर है, तो इस केस में 7 ग्रेटर है तो ये जो है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करेगा, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, बहुत एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने में भी लगती है, बट एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बजाय 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। वैसे ही अगर जो अपना क्लोरीन है उसकी ज़्यादा आसान क्या है, उसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को जाने देना, ठीक है ना। तो ज़्यादा आसान उसके लिए क्या है, हम शॉर्टेस्ट पार्ट देखते हैं ना, कहीं भी अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं यही रास्ता दूंगा, अब ये गया नहीं गया और घूमते फिरते 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 यहाँ आऊँगा, शॉर्टेस्ट पार्ट ही देते हैं। वैसे ही अब क्लोरीन के पास ऑप्शन है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो वैसे ही बस उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम से और अपना सोडियम के साथ NaCl बना दिया, हमारा सॉल्ट बन गया। तो ये कुछ भी नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 है, 4 आया, 4 मान लीजिए 4 आया, अब ऑप्शन क्या है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर उसको वैसा एलिमेंट मिल गया जो उसको गेन कराएगा तो वो गेन कर लेगा, अगर लूज करने वाला मिलता है तो वो लूज कर लेगा। ऐसा सिर्फ सिलिकॉन और कार्बन के केस में ही होता है। और जो ये वाले एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर 4 बनता है, 4 होता है जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो होते हैं सेमीकंडक्टर। और ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, जो पूरा बॉन्ड होता है जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता है। चेंज माने जैसे क्लोरीन का था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने ले लिया, ये होता है आयनिक बॉन्ड। अब जिसके जो 4 वाले होते हैं ना, मान लीजिए जैसे कि अभी 4 है, ये होते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन हो गया हमारा, उसके अलावा कार्बन हो गया, कार्बन का भी देखिए 6 होता है ना, तो 2,4 बनता है, ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड नहीं बनाते। ये इलेक्ट्रॉन को मतलब शेयर करना मतलब कि ऐसे नहीं करते, इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड नहीं बनाते। आयनिक बॉन्ड होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आए, ये होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ये होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, हम दोनों यूज कर लेंगे, तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों इसको यूज करते हैं। बट आयनिक क्या होता है कि Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिए, ठीक है। जो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 4 आया, अब 4 इसलिए आया क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसके लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना पा सकता। आयनिक बॉन्ड बना सकता है बट मुश्किल बहुत है। तो वैलेंसी यही होती है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने होंगे या लूज करने होंगे। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम कह रहा हूँ, कैल्शियम ले लीजिए चलो। जो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। क्यों? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, आर्गन वाली, ठीक है। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सिंपल सा तरीका है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे अगर नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2, 8 यहाँ पे लगा लो 4, अगर 4 से बड़ा नंबर आया, 4 से नंबर बड़ा आया तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 4 से नंबर छोटा आया तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यह सिंपल सी ट्रिक है, इससे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। पेपर में आती है कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए 14, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। या फिर आ जाएगा कि 2 एलिमेंट दे देंगे, अपना मान लीजिए फ्लोरीन दे दिया और एल्यूमिनियम दे दिया, इनके एटॉमिक नंबर दे देंगे और बताएंगे क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखना पड़ेगा कि ये बना सकते हैं या नहीं। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसको बना के देखिए, चेक करिए। और दैट्स इट फॉर टुडे, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मेल लिखी हुई है वहाँ पे नोट्स के लिए। और वैसे तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, एक बार देख के बना लीजिएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए। तो थैंक यू। बाय।